हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ टॉपिक पर, जहां आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स एंड वाई पढ़ने वाले हैं। यानी कि एक्स और वाई के लिए जो अवकल समीकरण होती है वो किस प्रकार से हल करने योग्य होती है। तो हम इसको थोड़ा कंपैरिजन में पढ़ते हैं, मतलब इधर इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई देखते हैं और इधर इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स देखते हैं। तो इसकी मेथड या इसका कंसेप्ट पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि दी हुई इक्वेशन जो है वो y के लिए हल करने योग्य है या x के लिए। तो देखो, इसकी कुछ होती है कि किस तरीके से हमें पता चलता है कि वो x के लिए हल करने योग्य है या y के लिए। तो देखो, अगर कोई इक्वेशन y के लिए हल करने योग्य होगी तो उसमें x की टर्म नहीं दी हुई होगी, यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ नो x। अगर वो y के लिए हल करने योग्य है तो उसमें x दिया हुआ नहीं होगा, और अगर वो x के लिए हल करने योग्य है तो उसमें y की कोई टर्म नहीं दी हुई होगी, है ना। पहली बात तो ये। और दूसरा क्या है, अगर वो इक्वेशन y के लिए हल करने योग्य है तो उसमें y जो प्रेजेंट होगा वो अपनी सिंगल पावर में होगा, y प्रेजेंट इन सिंगल पावर। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है जिसमें y प्लस पी एक्स इक्वल्स टू पी स्क्वायर एक्स की पावर 4 है। अब देखो, इसमें x तो प्रेजेंट है तो पहली वाली कंडीशन तो अप्लाई नहीं हो रही, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। कैसे? इसमें देखो, y जो प्रेजेंट है वो एक सिंगल पावर में ही तो है। सिंगल पावर में y का प्रेजेंट होना मतलब पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक y मौजूद होना। अगर मान लो यहाँ भी y दिया हुआ होता है ना, मान लेते हैं, तो ये इक्वेशन शायद y के लिए हल करने योग्य नहीं होती, और हो भी सकती थी क्योंकि इस y को हम इधर लेके आते, फिर इन दोनों में से y कॉमन लेते, फिर इस वाले टर्म को बराबर के उधर भेजते तो वो माइनस में चली जाती, फिर इन दोनों में से जब हम y कॉमन लेते फिर जो बचता उसको बराबर के इधर भेज के भाग में कर देते हम, है ना। तो सिंगल पावर हो जाती। समझ में आया होगा। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, ये है तो y इक्वल्स टू 2px प्लस पी की पावर 4x स्क्वायर है। ये भी y के लिए हल करने योग्य है क्योंकि इसमें y सिंगल पावर में मौजूद है। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें y तो नहीं है, सॉरी है y, ये देखो ये रहा y, तो y सिंगल पावर में मौजूद है, मतलब तीनों ही क्वेश्चन में हमारा जो y है वो एक सिंगल पावर में मौजूद है। यानी पूरी इक्वेशन में अगर आपको सिर्फ एक y दिया हुआ मिलेगा तो आप समझ जाना कि वो इक्वेशन y के लिए हल करने योग्य है। सेम x के लिए। x के लिए क्या होगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ नो y। अगर वो इक्वेशन x के लिए सॉल्व करने योग्य है तो उसमें y दिया हुआ नहीं होगा, और या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि x प्रेजेंट इन सिंगल पावर, यानी x जो है वो सिंगल पावर में मौजूद होगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो आप, यहाँ y इक्वल्स टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब है। यहाँ y तो देखो 2 मौजूद है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है ना। तो ये y के लिए तो हल करने योग्य नहीं है, क्योंकि अगर हम इन दोनों में से भी अगर एक y कॉमन ले ले तो अंदर एक y बच जाएगा। तो आप देख सकते हो ये y के लिए हल करने योग्य नहीं है। और क्योंकि इसके अंदर x जो है वो अपनी एक सिंगल पावर में मौजूद है तो ये x के लिए हल करने योग्य है। अब ये देखो दूसरा एग्जाम्पल, p इक्वल्स टू 10, यहाँ पे भी एक x है, माइनस पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। अब इस पूरी क्वेश्चन में y नहीं है, पहली बात तो ये वाली कंडीशन भी अप्लाई हो रही है कि अगर y नहीं दिया हुआ है तो भी वो x के लिए सॉल्व करने योग्य है। और ये p के लिए भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो ये p के पदों में द्विघात समीकरण किसी भी तरीके से नहीं बन रही है, तो ये किसके लिए हल करने योग्य है? x के लिए हल करने योग्य है। तो देखो फिर से देखते हैं, कोई इक्वेशन y के लिए हल करने योग्य है या x के लिए, उसका पता हमें इन दो फैक्टर से चलेगा। अगर वो इक्वेशन y के लिए सॉल्व करने योग्य है तो उसमें या तो x नहीं होगा या फिर y होगा सिंगल पावर में, मतलब पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक y दिया हुआ होगा। और कोई इक्वेशन y के लिए x के लिए हल करने योग्य है या नहीं, इसका कैसे पता चलेगा? या तो उसमें y नहीं दिया हुआ होगा या फिर x दिया हुआ होगा, वो भी सिंगल पावर में, मतलब एक x दिया हुआ होगा। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इन्हीं एग्जांपल को मैं सॉल्व करती हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे दे रखे हैं कि किस तरीके से हमें पता चलता है कि दी हुई इक्वेशन x के लिए हल करने योग्य है या y के लिए हल करने योग्य है। तो इसके जो मैंने आपको एग्जांपल दिए इन्हीं को हम आगे स्टडी करते हैं, इन्हीं से हम कंसेप्ट समझते हैं कि किस तरीके से हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y को सॉल्व करते हैं और किस तरीके से हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये जो हमने यहाँ लिया है उसी को मैंने यहाँ उतारा है, y प्लस पी एक्स इक्वल्स टू पी स्क्वायर एक्स की पावर 4।
देखने से पता चल रहा है कि ये y के लिए हल करने योग्य है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही y मौजूद है। आप कहोगे ये तो ना p के लिए भी हल करने योग्य है, मतलब यहाँ p², यहाँ सिंगल p और यहाँ y, तो इस तरीके से तो ये p के लिए भी द्विघात समीकरण है और p के लिए भी सॉल्व करने योग्य है। तो हाँ, ये p के लिए भी हल करने योग्य है। आप चाहो तो इसको p के लिए सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर चाहो तो y के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक जो है वो गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि p के लिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और y के लिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि इसमें y एक सिंगल पावर के रूप में हमें दिया हुआ है, तो हम y के लिए इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप p के लिए इसको सॉल्व करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। आंसर भले ही अलग अलग आएंगे, लेकिन आपका तरीका अगर सही होगा तो आपको एग्ज़ाम में पूरे नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन अभी हम यहाँ इसको y के लिए सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। तो y के लिए सॉल्व करने का पहला कंसेप्ट यही होता है कि जो पूरी इक्वेशन है उसको y के पदों में लिख दो, मतलब उसको x के पदों में लिख दो और y के बराबर। तो पहले हम इस px को बराबर के इधर भेजेंगे, तो ये माइनस px हो जाएगा। और या फिर वैसा ना करो तो सीधा भी कर सकते हो। तो देखो, क्योंकि ये इक्वेशन y के लिए हल करने योग्य है, तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कुछ इस तरीके से टर्म बनेगी। वो देखो, y का x के सापेक्ष अवकलन किया, dy/dx। px का जब हम अवकलन करेंगे तो पहला पद वैसे का वैसा, दूसरे का अवकलन x के सापेक्ष एक, दूसरा वैसे का वैसा, x वैसे का वैसा, p का अवकलन x के सापेक्ष dp/dx बराबर एज इट इज़ p² x⁴। तो ये तो पहला पद है, ये दूसरा पद है। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम पहला वैसे का वैसा रखेंगे, यानी p² ऐसा का ऐसा रखा p², इसका अवकलन करेंगे, x⁴ का अवकलन होगा 4x⁴। ठीक है, प्लस दूसरा वैसे का वैसा x⁴ ऐसे की ऐसी, x⁴ ऐसा वैसा, p² का अवकलन क्या होगा 2p, और p का अवकलन क्या होगा dp/dx, क्योंकि हम जानते हैं p को हम dy/dx लिख सकते हैं। ये तो चलो बाद की बात है। अब देखो, यहाँ हमारा जो dy/dx दिया हुआ है उसको हम p लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने p रखा, एक p पहले से है, इसको एज इट इज़ उतारा, इन दोनों टर्म को बराबर के इधर लेके आई, तो ये दोनों माइनस में चली गई, इक्वल्स टू 0। तो देखो, ये p और p प्लस p 2p, ये वाली टर्म एज इट इज़। अब देखो, यहाँ भी dp/dx है, ये रहा, यहाँ भी dp/dx है, तो इन दोनों में से हम dp/dx को कॉमन लेंगे। तो देखो, ये रहा, मैंने क्या बताया था, यहाँ p और p को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2p, ये 2p, ये वाली टर्म एज इट इज़। अब यहाँ थोड़ा सा सोचने वाली बात है, यहाँ अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हमें ये करना है कि देखो ये 4 टर्म है, 1 2 3 और 4, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। जैसे इसका हमने एक जोड़ा बना दिया, और इसमें से हम कुछ कॉमन लेंगे, और कुछ कॉमन इस तरीके से लेना है हमें कि उनके गुणनखंड बन जाए। अब गुणनखंड तो आप जानते ही हो कि किस तरीके से बनाना है। तो ये 2p तो एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों में से हम कुछ कॉमन लेंगे, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, इस वाली टर्म को पहले इधर लेके आ जाते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि हम आराम से इनमें से कुछ कॉमन ले सकें। तो 2p ऐसा का ऐसा, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, मतलब इसको यहाँ रख रहे हैं, ऐसा नहीं बराबर के इधर लेके आ रहे हैं जो माइनस प्लस चेंज होगा, नहीं, बराबर में तो हमारा 0 चल ही रहा है। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो dp/dx तो कॉमन आ रहा है, उसके अलावा और क्या कॉमन ले सकते हैं, उसके अलावा देखो यहाँ x है और यहाँ x⁴ है, तो हम x को भी कॉमन ले सकते हैं, तो हमने x dp/dx को कॉमन ले लिया। यहाँ ये वाली टर्म तो पूरी आ गई कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1, तो 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 2p और x⁴, तो 2x³ p = 0। तो ये वाली टर्म समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में से कुछ ऐसा कॉमन लेंगे कि उसके कॉमन लेने के बाद अंदर ये बचे। समझ रहे हो आप, ये मेथड आपको हर क्वेश्चन में लगानी है, सॉल्वेबल फॉर x और y दोनों में ही आपको ये मेथड लगानी है कि हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि अंदर वो बचे जो यहाँ कॉमन लेने पे बच रहा है।
ठीक है, ताकि ये एक तरीके से गुणनखंड हो जाए। और फिर हम ये इस एक जोड़े को लिख लें और अंदर वाले को ऐसे लिख लें और इसको ऐसे लिख लें। तो देखो क्या कॉमन लेंगे हम, यहाँ हमारे अंदर एक है तो इसमें से कुछ ऐसा कॉमन लो कि यहाँ एक आए। तो आप देख सकते हो यहाँ से अगर मैं 2p कॉमन लूँ तो यहाँ प्लस का 1 बनेगा, तो मैंने 2p कॉमन ले लिया, प्लस का 1 बन गया। अब आगे वाला तो अपने आप सेम हो जाएगा, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक को कॉमन लेने की सोचो। आप ये देखो कि मैं इस वाली टर्म में से क्या कॉमन लूँ कि अंदर ऐसा प्लस का 1 बने। तो आप जब ये कॉमन लोगे तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा, मतलब अपने आप इस वाले के बराबर हो जाएगा। यहाँ वही बनेगा जो यहाँ आ रहा है। समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा? अगर नहीं समझ रहे हो तो देखो, फिर से देखो। ये टर्म तो आप समझ गए हमारी कैसे आई, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे इस तरीके से। तो 2p हमने ऐसा का ऐसा रखा, इस वाली टर्म को इधर रखा और इन दोनों में से हमने x dp/dx को कॉमन लिया, तो अंदर बचा 1 माइनस 2x³ p। अब इन दोनों में से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि यहाँ वाले के बराबर हो वो। तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम 2p कॉमन ले सकते हैं। हमने 2p कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस, यहाँ जब 2p लेंगे तो 2 और p, तो बचेगा क्या 2 p स्क्वायर है, p कॉमन ले लिया तो अंदर बचा p, यहाँ x³ है तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे पता ही है, इसको और इसको ऐसे लिख लेंगे और ये जो कॉमन आया है इसको ऐसे लिख लेंगे। और ये जानते हो आप हम इसको इस तरीके से क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुणनखंड का एक तरीके से रूल होता है। क्योंकि जब हम इन दोनों को वापस खोलेंगे, जैसे इसको यहाँ गुणा करेंगे, इसको यहाँ गुणा करेंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो वापस यही बनेगा हमारे पास। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब ये जो x dp/dx है यही हमें आंसर दिलाएगा, यही हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ये वाली टर्म है उसको हमें डिस्कार्ड कर देना है, यानी अपने क्वेश्चन से बाहर निकाल देना है। तो हेयर वी डिस्कार्ड 1 माइनस 2p x⁻³ हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। कितना अच्छा काम किया ना हमने, जो हमें आंसर दिला सकता है हम सिर्फ उसी को अपने क्वेश्चन में रखेंगे, बाकी टर्म को हम निकाल देंगे। तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। तो इसको जब आगे लेके चलेंगे तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि यहाँ बराबर में 0 है ना। तो 2p x dp/dx इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, अब यहाँ dp है और यहाँ p है, हमें पता है हमें आगे चल के समाकलन करना है। और समाकलन के लिए ज़रूरी है कि dp की तरफ तो p के टर्म चले जाए और dx की तरफ ये जो x के बचे हुए टर्म है वो चले जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 2p एज इट इज़, इसको बराबर के इधर लेके जाएंगे, 0 है, ये यहाँ प्लस में है तो बराबर के इधर जाके माइनस में जाएगा। यहाँ p है, यहाँ dp है, तो हम p को dp की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है समाकलन के लिए dp हमेशा ऊपर आना चाहिए, बट्टा के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर हम इस dp को इधर लेके आएंगे तो ये बट्टा में चला जाएगा, ऐसे dp नीचे आ जाएगा, जो हमें नहीं चलेगा, क्योंकि हमें समाकलन करना है। समाकलन के लिए dp और dx दोनों ही बट्टा के ऊपर आने चाहिए, है ना, मतलब अंश के रूप में आने चाहिए, हर के रूप में नहीं। तो हम क्या करेंगे, p को इधर लेके जाएंगे तो dp/p, ये जो dx यहाँ भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, यहाँ जो x गुणा में है इधर चल के भाग में हो जाएगा। ये दो ऐसा का ऐसा, दो तो कांस्टेंट है, आप चाहे इसको यहाँ रखो या बराबर के इधर भाग में दे दो, इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखो अब हम यहाँ करेंगे समाकलन, तो dx/x इक्वल्स टू माइनस dp/p। अब जानते हो आप समाकलन, दो कांस्टेंट ऐसा कैसा, dx/x का समाकलन log x, इसका समाकलन log p माइनस ऐसा का ऐसा प्लस log c भी आपको पता है क्यों लिया हमने। अब ये देखो यहाँ जो आता है इसको हम x की पावर में भेज देते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने पीछे की क्लास ली होगी तो डिटेल में समझाया है मैंने। तो ये जो 2 है वो यहाँ इसकी स्क्वायर में चला जाएगा, इसकी पावर में, क्योंकि 2 है तो वो पावर में चला जाएगा। अगर आधा होता तो वो आधे के रूप में पावर में जाता, है ना, ये मैंने बता दिया पहले। इस ln p को इधर लेके आएंगे, प्लस में हो जाएगा ln c ऐसा कैसा। अब हम क्या करेंगे, अब हम log की प्रॉपर्टी जानते हैं। log की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब भी दो log प्लस में होते हैं तो हम उसको गुणा में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने log x² इक्वल्स टू log c, यहाँ log से log कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, px² इक्वल्स टू c।
अब आप अपने दिमाग से ये तो निकाल ही दो कि यहाँ हमारे पास कुछ दो समीकरण आएंगी, हम उनको ऐसे यहाँ ऐसे गुणा में रखेंगे, इक्वल्स टू में ज़ीरो रखेंगे, नहीं, इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये सॉल्वेबल फॉर y है और सॉल्वेबल फॉर x है। इन दोनों की मेथड x और y के लिए जब हम द्विघात समीकरण को x और y के लिए जब हम अवकल समीकरण को सॉल्व करेंगे तो उसकी एक अलग मेथड होती है। कैसे? पहले तो हम इसको नॉर्मली सॉल्व करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आई है px² इक्वल्स टू c, तो यहाँ से हम p का कुछ मान निकालेंगे। p का मान आप देख सकते हो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ p इक्वल्स टू c/x² निकलेगा। अब ये जो p की वैल्यू हमारे पास आई है, इस p की वैल्यू को हम क्वेश्चन में रख देंगे। क्वेश्चन में कैसे? तो देखो हमारे पास ये क्वेश्चन था, यही था y प्लस पी एक्स इक्वल्स टू पी की स्क्वायर एक्स की पावर 4। यहाँ जहाँ हमें p दे रखा है, ठीक है, वहाँ हम p का ये वाला मान रख देंगे और वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो p इक्वल्स टू c/x² आया है हमारे पास, तो p का ये जो मान हमारे पास आया है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे, जो कि ये रही। तो y ऐसा का ऐसा प्लस ऐसा का ऐसा, ठीक है, y ऐसा का ऐसा प्लस ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे p आया है तो p की जगह हम क्या रखेंगे, c/x², तो p की जगह हमने c/x² रख दिया। यहाँ फिर p के गुणा में x है तो गुणा में x इक्वल्स टू p² x की पावर 4 है, तो p का मान तो ये रहा, उसका स्क्वायर कर दिया, x की पावर 4 ये रही। तो यहाँ x स्क्वायर है, x कट जाएगा तो c/x बचेगा। यहाँ स्क्वायर करेंगे जब हम इसका, तो यहाँ c की स्क्वायर आ जाएगी, यहाँ x की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो जब ये 4 आएगी तो x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, बचेगा क्या, c², तो c² y प्लस c/x ऐसा का ऐसा। अब क्या करेंगे, अब x को जो है बराबर की इधर लेके जाएंगे तो ये c² के गुणा में हो जाएगा। जब इसको बराबर की इधर लेके जाएंगे तो ये पहले यहाँ y से गुणा होगा, तो xy प्लस c इक्वल्स टू xc²। यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया। तो आपको पता ही है आज हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x एंड y। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन y के लिए हल करनी होगी, ये भी हमने देख लिया। कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन x के लिए हल करनी होगी, ये भी हमने देख लिया। हम इनको यहाँ कंपैरिजन में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन दोनों की ही जो मेथड होती है ना वो सेम होती है ना। तो देखो मेथड क्या होती है, मेथड भी देख लेते। पहले हमें पता करना है कि इक्वेशन जो है हमारी y के लिए हल करनी होगी। अगर वो y के लिए हल करने योग्य है तो उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अगर वो x के लिए हल करने योग्य होगी, अगर वो x के लिए हल करने योग्य होगी तो हम उसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ हमारी y के लिए हल करने योग्य तो x के सापेक्ष इस तरीके से हम अवकलन करेंगे, ठीक है। अवकलन करने के बाद हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते जाएंगे। करने के बाद हमें लास्ट में यहाँ पे कुछ कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन लेंगे उस तरीके से, इस तरीके से हम यहाँ कुछ कॉमन लेकर हम इस तरीके से इसके कुछ गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड बनाने के बाद जिस टर्म में हमारे पास dp/dx नहीं है, यानी ये वाली जो टर्म है, इसको हम क्वेश्चन से बाहर निकाल देंगे, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, बचेगी ये टर्म। इसको हम इस तरीके से कुछ अरेंज करके समाकलन करेंगे। समाकलन करने के बाद हमारे पास लास्ट में p एक इक्वेशन आएगी जो कि ये रही। इस इक्वेशन से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जो p की वैल्यू हम निकालेंगे उसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, जो हमारा जो क्वेश्चन था ना उसमें रख देंगे। तो ये p की वैल्यू है, ये इसको हमने इस इक्वेशन में रख दिया जो कि हमारी क्वेश्चन की इक्वेशन थी। इसमें p की वैल्यू रखने के बाद जो समीकरण बनेगी वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो इस तरीके से अब हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, y इक्वल्स टू 2px प्लस p की पावर 4x²। अब क्योंकि इस पूरी टर्म में हमें एक सिंगल y दिया हुआ है, मतलब एक ही y दिया हुआ है और उसकी भी पावर 1 है, तो ये इक्वेशन y के लिए हल करने योग्य होगी, ठीक है। अगर ये y के लिए हल करने योग्य है तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इस पूरी टर्म का x के सापेक्ष अवकलन कर दो, y का dy/dx। यहाँ 2 कांस्टेंट है, ठीक है, इसको बाहर चलो इसको साथ ही रख लेते हैं। यहाँ 2 टर्म हमें दी हुई है, इसको हमने पहला माना, इसको हमने दूसरा माना, है ना। u इंटू वी का ऐसे ही तो हम अवकलन करते हैं जब 2 चर आपस में गुणा में होते हैं, तो पहला वैसे का वैसा, तो 2 तो कांस्टेंट है वो भी साथ में आएगा, 2p ऐसा का ऐसा। दूसरे का अवकलन x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होगा, ठीक है। अब
2 ऐसा का ऐसा और x ऐसा का ऐसा, मतलब कैसे किया हमने, पहला वैसे का वैसा दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा वैसे का वैसा पहले का अवकलन, तो 2x तो ऐसा का ऐसा होगा, p का अवकलन क्या होगा, dp/dx, x के सापेक्ष dp/dx, प्लस यहाँ भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, पहला वैसे का वैसा दूसरे का अवकलन, ठीक है। जानते ही हो हमें यहाँ क्या करना है, हमें इन 4 टर्म आ गई हमारे पास, 1 2 3 4, 4 में से इन दोनों में से हम कुछ कॉमन लेंगे, बाद में इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो देखो पहले हम यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, यहाँ आपको पता है dp/dx तो कॉमन आ ही रहा है, ये dp/dx, उसके अलावा क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी हम कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन ले सकते हैं, तो हम 2x dp/dx को कॉमन ले लेते हैं। तो हमने 2x dp/dx को कॉमन लिया, क्योंकि ये दोनों ही जो टर्म है वो माइनस में है, तो हम माइनस को भी कॉमन ले सकते हैं, तो हमने -2x dp/dx कॉमन लिया। जब हम ये कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि हमने ये पूरी ही जो टर्म है वो कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 1, प्लस अंदर क्या बचेगा, प्लस बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिए, 2 कॉमन आया तो 2 बचा, x कॉमन आ गया, यहाँ x² है तो सिंगल x बचेगा, और p³ ऐसा कैसा, तो 2p³ x बचेगा, ठीक है। अब हमारी जो ये वाली टर्म है, अब इसमें से हम कुछ ऐसा कॉमन लेंगे कि अंदर ये वाली टर्म बचे, यानी अंदर 1 आए, तो इसमें से हम ऐसा क्या कॉमन ले कि अंदर 1 आए, तो आप देखो यहाँ हमें माइनस तो कॉमन लेना ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे भी माइनस कॉमन लिया और अंदर दोनों ही प्लस में आ रहे हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लें, p कॉमन ले सकते हैं हम, तो हमने यहाँ माइनस का p कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, +1, प्लस माइनस p कॉमन आने के बाद p⁴ है, तो ये p³ बचेगा, तो 2x p⁴, 2x p⁴, ये देखो यहाँ अंदर सेम आना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था, कुछ ऐसा कॉमन लेना है आपको अपना दिमाग लगा के कि अंदर यहाँ भी सेम आए यहाँ भी सेम आए, ताकि हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकें। तो हमने 1 + p³ को यहाँ लिख लिया है, और इस वाली टर्म को हमने यहाँ कुछ इस तरीके से रख लिया है, और इक्वल्स टू में 0। अब आप जानते हो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो टर्म है वही हमें आंसर दिलाएगी, ये हमारे कुछ काम नहीं आएगी, तो हम इसको यहाँ डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे, तो हमने यहाँ इसको हटा दिया है। इसको हम अब आगे लेके चलते हैं, इसको आगे लेके चलने की का आपको पता ही है क्या होगा, किस तरीके से सॉल्व होगा, आप समझ में आ रहा होगा आपको, अगर समझ में आ रहा है तो आपको पता होगा हम आगे क्या करेंगे। अब हम आगे समाकलन करेंगे, तो समाकलन के लिए ज़रूरी है कि dp के पास p के पद चले जाएं और dx के पास x के पद चले जाएं, तो हम इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे, ये ऐसा कैसा, -p इधर आके +p हो जाएगा, फिर क्या करेंगे हम dp की तरफ p के पद ले आएंगे, तो dp p इधर आके भाग में हो जाएगा, 2 ऐसा कैसे, यहाँ dx भाग में, इधर जाके गुणा में, x गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब ये इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0। अब हम क्या कर सकते हैं, पहले हम माइनस की झंझट को ख़त्म करते हैं, तो उसके लिए आप देख सकते हो दोनों ही तरफ माइनस है, तो हम माइनस को कॉमन लेके बराबर के उधर भेज देंगे, तो वो 0 हो जाएगा, और दोनों ही टर्म प्लस की आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। अब समाकलन कर दो, पता ही है लास्ट में समाकलन करना है, इसका समाकलन ये होगा, इसका समाकलन ये होगा, और यहाँ ये कांस्टेंट होगा। अब आप प्रॉपर्टी जानते हो, यहाँ जो गुणा में इसको p की पावर में भेज देंगे तो ये p² हो जाएगा, ये ऐसा कैसा। अब log की प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी, जब 2 log प्लस में होते हैं तो हम इसको कुछ इस तरीके से गुणा में रख सकते हैं, ये इधर ऐसा कैसा। अब log से log कैंसिल कर दो, क्या आएगा, p² x = c। अब आप जानते हो यहाँ से हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो p² x = c है, तो p की वैल्यू क्या आएगी, p = c/x, और स्क्वायर है तो ये रूट हो जाएगा, तो ये p की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आप जानते हो p की वैल्यू को हमें समीकरण 1 में रखना है, जो कि हमारा क्वेश्चन है, तो इस समीकरण 1 में हम p की वैल्यू रख देंगे, जहाँ जहाँ p है वहाँ ये वाला मान रख देंगे, तो y एज इट इज़ y = 2x, यहाँ p था तो p की जगह ये रख दिया, प्लस x²। अब यहाँ p की पावर 4 है, तो इसकी भी पावर हमें 4 करके रखनी है, तो इसकी पावर जब हम 4 करेंगे तो ये रूट तो पहले से, रूट का मतलब पावर आधी है, तो 4 गुणा पावर आधी, 2 4 से 2 कैंसिल, मतलब 2 से 4 कैंसिल, तो बचेगा क्या, 4। इस तरीके से 2 से 4 कैंसिल, बचेगा क्या, सॉरी 2 बचेगा, मैं अभी कुछ भी बोलने जा रही हूँ, पावर 4 है, आप जानते हो। यहाँ फिर से देखो, यहाँ पावर कितनी है, 4 है, यहाँ ये क्या है, रूट में है, तो रूट को हम आधी पावर लिख सकते हैं, यहाँ पावर 4 है, तो 2 से 4 जब काटेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी
इस पूरी टर्म की हमें स्क्वायर करनी है, तो यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज़। ये वाली टर्म कैसे होगी, 2 ऐसा कैसा, यहाँ रूट एक्स है और यहाँ सिंगल एक्स। आप जानते हो सिंगल एक्स को जब रूट एक्स से काटते हैं अपन तो ऊपर रूट एक्स बचता है ना। यहाँ रूट एक्स, यहाँ रूट सी पहले से ही है, प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये ऐसा कैसा आ जाएगा। अब देखो, अब ये जो y है और ये यहाँ जो सी स्क्वायर है इसको इधर लेके जाते हैं तो y माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 रूट एक्स सी। अब हम इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे ताकि यहाँ जो रूट है वो हट जाए, तो y माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 आएगा ना, गलती कर दी, 4, ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक्स सी, तो y माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मैंने खिचड़ी पका दी है, लेकिन उम्मीद करूँगी कि आपको समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हमने ये 2 एग्जाम्पल करे हैं, तो अगली क्लास में हम ये वाला और ये वाला एग्जाम्पल करेंगे, और फिर उसके बाद सॉल्वेबल फॉर y और x की जितने भी सारथी के क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको इन सब की PDF चाहिए, मतलब मैंने तो यहाँ थोड़ा काटा पीटी कर दिया, लेकिन अगर आपको इनके फेयर PDF चाहिए तो एक टेलीग्राम चैनल बनाया है मैंने वॉइस ऑफ टॉपिक नाम से ही, उसकी जो लिंक है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक इट, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पूरी इस तरीके से हम पूरी यूनिट को कवर करेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो तब तक के लिए बाय।